हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए समझते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा और कैसे जो भी टॉपिक है रेलेवेंट रहेगा फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में प्री और मेंस के लिहाज से वो बताने की कोशिश करूंगा। और इसमें जो भी डिस्कशन है ध्यान रखिएगा बेस्ड ऑन आपका सिलेबस है एज वेल एज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके ट्रेंड के हिसाब से चीज़ें एनालिसिस की जाएंगी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो उससे पहले अनाउंसमेंट है, एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे साथ एडमिशन के ज़रिए जुड़ सकते हैं और बाकी जो कोर्स की डिटेल है वो उसका जो भी हाईलाइट है इसमें मेंशन किया गया है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। और चीज़ों को डिटेल में बारीकी से जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है इंडियाज फॉरेस्ट राइट एक्ट स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम एक्सक्लूशनरी लॉज ग्लोबली। तो इंडिया का जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, जो फॉरेस्ट ड्वेलर का जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करता है। उनको फॉरेस्ट में रहने का, फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस है उसको कलेक्ट करने का राइट्स प्रोवाइड करता है। और ये अपने आप में यूनिक है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल लेवल में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें डिफरेंट ट्राइब को उनका जो आपका इंडिजीनियस राइट है ऑन फॉरेस्ट, जो वो हज़ारों सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, उसको एक्सक्लूड किया गया है। लेकिन हमारा देश भारत इसमें क्या है, एक्सेप्शनल पोजीशन में है। अर्थात हम जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं अंडर डिफरेंट लीगल मेजर्स। और उसी में एक बहुत यूनिक लीगल मेजर है इंडियाज फॉरेस्ट एक्ट। तो ये 2006 से लागू हुआ है। तो इस राइट्स के तहत जो आपकी फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके राइट्स को इंश्योर की गई है। तो चलिए देखते हैं इसमें बाकी और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें प्री और मेंस के लिहाज से देखनी ज़रूरी होंगी। तो इसमें अभी आप ध्यान दीजिएगा, ये जो राइट है जो मैंने अभी मेंशन किया कि 2006 में ये राइट आया, जो क्या करता है, इंडिया के जो लगभग 10 करोड़ आपकी आदिवासीज हैं, इट मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है, उनको प्रोटेक्ट करती है। जो वर्ल्ड की क्या है, लार्जेस्ट इंडिजिनियस पॉपुलेशन ग्रुप है इन अ सिंगल नेशन। तो ऐसे जो फैक्ट है ये आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो 104 मिलियन पॉपुलेशन है, लगभग 10 करोड़ है, तो ये इंडिया का टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है, लगभग 8% है, जिसका राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है फॉरेस्ट राइट को अंडर दिस फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006। लेकिन अगर आप अभी कंपैरेटिवली एक एनालिसिस देखिए विथ डिफरेंट नेशन, तो आप देख सकेंगे कि जो केनिया है, केनिया में जो ओजेक जो आपका ट्राइब है उसको डिस्प्लेस किया गया है, फिर बेतुआ ट्राइब को डिस्प्लेस किया गया है इन उगांडा, फिर पेरू में। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अगर कंपैरिजन में इंडिया को देखें तो इंडिया इसमें क्या है, पॉजिटिव स्टेप्स ले रहा है कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स को डिस्प्लेस नहीं करना है, उनको उनका हक देना है। तो अभी ध्यान रखिएगा, ये इंफॉर्मेशन 104 मिलियन प्रीलिम्स के लिए, 2006 का एफआरए एक्ट प्रीलिम्स के लिए। देन आपके डिफरेंट रीजन के जो ट्राइब है वो भी कभी पूछे जा सकते हैं, आपको मैच करना आ सकता है। तो इसीलिए ये इन ट्राइब के नाम्स को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए कि ग्लोबली अगर देखा जाए तो 10 to 20 मिलियन ग्लोबली जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको डिस्प्लेस किया जाता है फ्रॉम देयर राइट्स। ओके, जो फॉरेस्ट में जो आपके ड्वेलर्स है उनको डिस्प्लेस किया जाता है। तो ये जो डेटाज है ये मेंस में काम में आएंगी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो जो आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006, तो वो क्या करता है, कम्युनिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। कैसे मैनेज, जो फॉरेस्ट है वो कम्युनिटी मैनेज कर सकती है, कंजर्व कर सकती है, रीजेनरेट कर सकती है। फिर कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर राइट्स दिया गया है। जो ग्राम सभा होता है आपके स्पेशली शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया में, जो ग्राम सभा होता है उसको एम्पावर किया गया है अंडर विच एक्ट, पेशा एक्ट।
पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट के तहत ग्राम सभा का जो पावर है, स्पेशली शेड्यूल्ड एरिया में जहां फॉरेस्ट राइट एक्ट एप्लीकेबल होता है, तो वहाँ क्या है, आपका ग्राम सभा के पास सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर है कि एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट को कोई आपका कंपनी को एलोकेट करना है या नहीं है, कोई रिसोर्स एलोकेट करना है या नहीं है। तो इससे आप देख सकते हैं कि एक कम्युनिटी को, ट्राइबल कम्युनिटी को कितना ज़्यादा अधिकार दिया गया है, प्रोटेक्शन दिया गया है अंडर दिस फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006। इसके साथ फिर आपको लिंक करना है पेशा एक्ट को, पंचायती राज एक्सटेंशन, जो शेड्यूल एरियाज एक्ट ऑफ 1996, उसके बाद फिफ्थ शेड्यूल, जो 10 स्टेट में जो आपके फिफ्थ शेड्यूल लागू होता है, तो वहाँ क्या किया गया है, आपके सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार दिया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है, कस्टमरी राइट्स को, डिसीजन मेकिंग का पावर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी जो आपके स्टेप्स है, पेसा हो या फिर एफआरए हो या फिर फिफ्थ शेड्यूल हो, इसको आपको सिंक में देखना है, इसको आप डिफरेंट डिफरेंट मत देखिएगा। ओके, बाकी प्रीलिम्स में ये चीज़ें पूछी जा सकती है, मेंस में जब आप फॉरेस्ट ड्वेलर्स के राइट्स के बारे में पूछा जाएगा तब आपको क्या करना है, इन चीज़ों को मेंशन करना ज़रूरी रहेगा, तभी आपका आंसर बेटर बनेगा। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या कर रहा है, बॉटम अप गवर्नेंस को आपका रेनफोर्स कर रहा है कि नीचे से गवर्नेंस होना चाहिए, जो लोकल कम्युनिटी है उनके पास हक होना चाहिए डिसीजन मेकिंग का। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को लिंक करके, जो बायोडाइवर्सिटी आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002, जो क्या करता है, देश का बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करता है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लीगल रिकॉग्निशन देता है। तो इसके तहत आपके क्या है, बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के तहत बायोलॉजी को कंजर्व करने के लिए, ओके, 3 अथॉरिटी बनाई जाती है इस एक्ट के तहत। एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए, फिर स्टेट बोर्ड बनाए जाते हैं, देन आपके बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज बनाई जाती है एट ग्रास रूट लेवल, स्पेशली फिफ्थ शेड्यूल एरिया में, सिक्स्थ शेड्यूल एरिया में, जहाँ आपके जो इंडिजिनियस इनहेबिटेंट्स रहते हैं। ध्यान रखिएगा। खाली इसमें एक हम हमारे देश में भी एक इशू क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या करता है, कभी आपका कंफ्लिक्ट करता है विथ फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत आपका क्या है, डिफरेंट एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया के हिसाब से डिक्लेयर किया जा सकता है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क हो गए, ये सभी कौन से एक्ट के तहत डिक्लेयर किया जाता है, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इसका एम्बिट जो है बहुत बड़ा है। तो ये जब लागू हो जाता है किसी एरिया में, किसी एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया घोषणा किया जाता है, तो उससे क्या होता है, आपके जो लोकल कम्युनिटी है, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, उनका राइट्स पे निगेटिव असर पड़ता है, उनका डिस्प्लेसमेंट होता है, वाइड स्प्रेड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज बिकॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो अभी इसमें समझने की बात क्या है कि ये दो एक्ट कन्फ्लिक्ट में है। ओके, तो वैसे क्वेश्चन आपको मेंस में पूछे जा सकते हैं कि एक तरफ फॉरेस्ट राइट एक्ट है जो फॉरेस्ट के ऊपर आपका इंडिजिनियस कम्युनिटीज का राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ऑन दी अदर हैंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत क्या होता है, कंफ्लिक्ट आ जाती है। तो कमेंट करें इसके ऊपर, तो वैसा क्वेश्चन आपका बन सकता है, तब आपको रेडी रहना है इन चीज़ों के लिए। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, तो बाकी चीज़ें अभी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी, इंटरनेशनल लेवल में क्या फ्रेमवर्क्स है एंड ऑल, ये समझ में आ जाएंगे आपको। चलिए आगे देखते हैं, तो रिकमेंडेशंस क्या है, ये सभी चीज़ें इसमें आप क्या है, वे फॉरवर्ड में आपको लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल, ये देखिए आज हम चौथी बार इसको कवर कर रहे हैं कंटिन्यूअसली अगर देखा जाए, तो मैजिक ऑफ मिलेट्स ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर। तो मिलेट का क्या मैजिक है, मिलेट में ऐसी क्या मैजिक है, तो मिलेट क्या है, एक फूड क्रॉप है जिसको मेनली खरीफ सीजन में उगाया जाता है और रबी सीजन में भी डिफरेंट मिलेट उगाए जाते हैं, लेकिन मेनली क्या है, आपके खरीफ सीजन, मतलब जब मानसून आता है तब मिलेट्स उगाए जाते हैं। तो अभी मिलेट को क्यों मैजिक कहा जा रहा है, क्यों ये हम कैसे ये हमारे जो एग्रीकल्चर है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो अभी ध्यान रखिएगा, मिलेट के ऊपर ज़्यादा फोकस करने का दो तीन खास वजह है। एक वजह तो ग्रीन रेवोल्यूशन है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आपका क्या हुआ, हमारे देश में जो आपकी राइस और पैडी का जो मोनोकल्चर स्टार्ट हो गया या फिर मोनो कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया, मतलब सिर्फ एक या दो क्रॉप को बार बार उगाते रहना, जिसके वजह से क्या होता है, अभी आपका जो राइस है बहुत ज़्यादा वाटर गजलिंग क्रॉप है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, 1 kg राइस को
प्रिपेयर करने के लिए लगभग 5,000 लीटर पानी का ज़रूरत होता है। तो कितना ज़्यादा वाटर इंटेंसिव है, जिसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है क्लाइमेट में। फिर क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आपके इरिगेशन फैसिलिटी की ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करो, देन आपका फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र या फिर सिंथेटिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होने लगा, एनपीके। देन आपका फिर से अगर देखें तो आपका पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स का इस्तेमाल होने लगा। तो इन चीज़ों से क्या है, क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ा। और उसके उपरांत क्या है, जो मीथेन का इमिशन है वो भी बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ आपका मोनोक्रॉपिंग, स्पेशली पैडी क्रॉपिंग। तो अभी इसके लिए इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि अभी जो एग्रीकल्चर है वो अनसस्टेनेबल बन रहा है धीरे धीरे, तो हमें ग्रीन ट्रांजिशन करना है, एग्रीकल्चर को आपका सस्टेनेबल बनाना है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करना है। तो उसके लिए हम ऑल्टरनेट क्या ले सकते हैं, मिलेट को ले सकते हैं। तो अभी मिलेट में ऐसी क्या खासियत है, क्या मैजिक है इसके अंदर। तो मिलेट क्या है, नो डाउट रेनी सीजन में उगाया जाता है इसको, खरीफ सीजन में, खरीफ क्रॉप है ये मेनली। तो इसमें अभी क्या है, जो वाटर की रिक्वायरमेंट है बहुत कम है, ये आपका ऑलमोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट भी है। अगर पानी कम भी हुआ तो मिलेट उग सकता है। फिर इसमें जो खाद चाहिए, सिंथेटिक फर्टिलाइजर, उसकी भी ज़रूरत बहुत ही कम है। पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, इसका जो आपका इस्तेमाल है वो बहुत हद तक कम होगा। तो इससे आप देख सकते हैं ग्राउंड वाटर बच गया, सिंथेटिक फर्टिलाइजर जिसके वजह से आपकी ग्राउंड वाटर, फिर जो मराइन रिसोर्सेस है वो पल्यूट हो रही थी, वो खत्म हो गया। नेक्स्ट इसका मैजिक क्या है कि ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। ओके, तो अभी हमारे देश में अगर आपका फिट इंडिया कैंपेन देखें तो फिट इंडिया होने के लिए क्या है, सिर्फ एक्सरसाइज करके तो फिट नहीं रह सकते, उसके लिए अच्छा न्यूट्रिशन मिलना ज़रूरी है। तो मिलेट क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। राइस को हम पूरा तरीके से आपका ख़त्म तो नहीं कर सकते कि राइस को पूरा अल्टर करके मिलेट लेके आ जाए, वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि लोगों का बिहेवियर में, लोगों के खान पान का जो कल्चर है वो राइस से ही जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए क्या है, राइस को कंप्लीटली वाइप आउट नहीं करना है, राइस रहेगी, लेकिन राइस के ऊपर इंटेंसिव तरीके से ध्यान नहीं देना है, इंटेंसिव तरीके से ध्यान देना है मिलेट के ऊपर। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कैश इंसेंटिव्स दे सकती है, हायर एमएसपी दे सकती है ऑन मिलेट क्रॉप्स, बेटर प्रोक्योरमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती है, अवेयरनेस क्रिएट कर सकती है रिगार्डिंग मिलेट, इसका क्या एनवायरमेंटल पॉजिटिवनेस है, फिर क्या हेल्थ के लिए पॉजिटिविटीज़ रहेगा। और हमारा जो हिडन हंगर का प्रॉब्लम है, फूड सिक्योरिटी तो हमने अचीव कर लिया, खा लो पेट भर लो, वो है फूड सिक्योरिटी, लेकिन खाने के बाद भी आपके शरीर में बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है, उसको कहते हैं हिडन हंगर, जिसकी वजह से लॉट ऑफ डिफरेंट डिजीजेस हो सकते हैं। टाइप 5 डायबिटीज़ रिसेंटली देखा, उसका रीज़न क्या है, हिडन हंगर उसका एक कॉज है, मेल न्यूट्रिशन उसका एक कॉज है। तो इस मेल न्यूट्रिशन को, हिडन हंगर को, देश का जो एनीमिया का प्रॉब्लम है वुमेन के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर जो स्टंटिंग वेस्टिंग का प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, बाय प्रमोटिंग मिलेट। इसके लिए अवेयरनेस प्रमोट करना होगा। ओके, अलॉन्ग विथ पॉलिसी सपोर्ट एंड इंसेंटिव लाइक कार्बन क्रेडिट देना होगा। ओके, जो आपके मिलेट उगाते हैं उनको कुछ क्रेडिट दीजिए, तो वो क्रेडिट से वो कमा पाए, तो ऐसा कुछ इंसेंटिव्स दिया जाएगा, तो क्या है, फार्मर्स का जो एटीट्यूड है वो शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स मिलेट। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई। बाकी क्या है, इसका इकोलॉजिकल बेनिफिट है, लो इनपुट रिक्वायरमेंट है। ओके, फर्टिलाइज़र बहुत कम चाहिए, वाटर बहुत कम चाहिए, पेस्टिसाइड्स ना के बराबर चाहिए। ओके, इकोनॉमिकली वायबल भी है, ग्लोबल लेवल में इसका डिमांड भी सर्ज हो रहा है, न्यूट्रिशनल सुपीरियरिटी है, रिच इन फाइबर है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें अवेलेबल है। इसका एक्सपोर्ट जो मार्केट है उसमें भी पोटेंशियलिटी बहुत ज़्यादा देखी गई है। सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स क्या है, इसको प्रमोट करना ज़रूरी है। और मेंस में सवाल बन सकता है, पूरा चांसेस है मिलेट के ऊपर सवाल बनेगा। मिलेट के ऊपर सीधा भी सवाल नहीं बना तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन का नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, तो उसमें आप मिलेट, हॉर्टिकल्चर, ओके, डिफरेंट ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन, एग्रो फॉरेस्ट्री, मिक्स फार्मिंग, ओके, डिफरेंट शॉर्ट ऑफ थिंग्स आप मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, बाकी जो सुझाव है आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, कैसे ये इकोनॉमिकली फार्मर को एम्पावर करेगा, कैसे पोल्यूशन, एनवायरमेंटली देखे तो कैसे पोल्यूशन को कम करेगा, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेगा, तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाकी इसमें कौन से पेपर से क्या लिंकेजेस बनता है वो भी दी गई है, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, गवर्नेंस, सोसाइटी, ऐसे पेपर के लिए। ओके, थीम्स ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आ सकता है, अभी जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी अनसस्टेनेबल हो चुका है। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कैसे महाराष्ट्र स्टेट का फॉर्मेशन हुआ ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो अभी महाराष्ट्र जो स्टेट है वो फॉर्म हुआ था आपका 1960 में, 1 मई को, 1 मई को। तो अभी इसमें क्या है, महाराष्ट्र का कैसे फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ, वो जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ हमारे देश में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को लेके क्या क्या दिक्कतें आई थी, ये एक फेवरेट आपका थीम है, यूपीएससी का हो या फिर स्टेट पीसीएस का हो, जो पूछा जाता है प्री एज वेल एज मेंस इंक्लूडिंग इंटरव्यू। ओके, तो इसमें अभी आपका जो लिंग्विस्टिक मूवमेंट चला, तो पहला अगर आप समझे कि महाराष्ट्र का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो बॉम्बे प्रोविंस जो था आपका, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उसके अंदर ही आपका आज का महाराष्ट्र रीजन और आज का गुजरात रीजन आता था। तो ये बाईलिंगुअल स्टेट था, 2 लैंग्वेज इसमें कही जाती थी मेनली, एक आपका गुजराती, दूसरा मराठी। तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या है, डिफरेंट रीजन में आपका लिंग्विस्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो गया कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को रिकर्व करना ज़रूरी है, जो कि इवन बिफोर इंडिपेंडेंस भी कांग्रेस ने डिफरेंट समय पे ये बातें कही थी। इवन नेहरू रिपोर्ट में भी ये चीज़ें मेंशन की थी जो 1928 में था, कि लैंग्वेज के बेसिस में स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्योंकि ब्रिटिश ने क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत को देखी थी, कल्चर को नहीं देखा था, और डिफरेंट रीजन को लाके जोड़ दिया था जिसमें कोई सिमिलैरिटीज नहीं थी, तो जिससे क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हमें प्रॉब्लम आ गई थी। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का हिस्ट्री अगर हम देखें, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को लेके 3 कमेटी गठन हुई थी। एक आपका था धर कमीशन 1948, एस के धर साहब थे इस कमीशन में। तो उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट नहीं बनना है, क्योंकि देश अभी अभी आपका 1947 15 अगस्त में पार्टीशन के जो दर्द है उससे गुजरा है। इतना डिवीजन देखा गया, इतना आपका कम्युनल वायलेंस देखा गया, फर्दर हम ऐसा कुछ चीज़ें नहीं देखना चाहते हैं अपने देश में। तो धर कमीशन साहब, जो धर साहब थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि, या फिर उस कमीशन ने सजेस्ट किया कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट फॉर्मेशन नहीं करनी। तो इसके बाद क्या हुआ, जो डिफरेंट रीजन थी वो डिससेटिस्फाई हो गई, तो फिर से जेबीपी कमेटी फॉर्म किया गया 1949 में, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जी, पतभी सीतारमैया जी। तो ये 3 आपके पर्सनालिटीज इस कमेटी में थे 1949 में। तो इन्होंने भी रिजेक्ट किया लैंग्वेज के बेस पे स्टेट को फॉर्म करना। तो इसके बाद क्या है, आपके जो आंध्र प्रदेश रीजन है आज का, जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल जहाँ रहते हैं, उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा मूवमेंट स्टार्ट कर दिया अंडर लीडरशिप ऑफ पट्टी श्री रामलू। इवन उनका डेथ भी हो गया लगभग 2 महीने के हंगर स्ट्राइक के बाद। तो इसके बाद सिचुएशन और ग्रीम हो गया, तो क्या करना पड़ा, 1953 में आपका आंध्र प्रदेश को स्टेट बनाना पड़ा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ओके, तो आंध्र प्रदेश पहले क्या था, आपके आज के जो तमिलनाडु रीजन है, जो मद्रास रीजन है, तो मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करता था, उसके अंडर में था। तो उसके लिए क्या है, अभी जब इसका रिपल इफेक्ट देखा जाएगा, एक को दे दिया स्टेट तो बाकी भी मांग करेंगी, तो इसीलिए क्या किया गया, फजल अली कमीशन 1953 बनाया गया, और इस कमीशन ने रिपोर्ट दिया 1955 में कि स्टेट बनाया जा सकता है लैंग्वेज के बेसिस में। तो इसीलिए 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का पास हुआ, और डिफरेंट स्टेट का क्रिएशन आप देख सकते हैं, जैसे 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का क्रिएशन हुआ। देन 66 में आप देख सकते हैं पंजाब का क्रिएशन हुआ, हरियाणा का क्रिएशन हुआ। ओके, कुछ जो एरिया थी वो हिमाचल प्रदेश में दे दी गई। 1971 में अगर देखें, तो नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट था, वो एक सेपरेट एक्ट था, उसके तहत आपके मणिपुर का क्रिएशन हुआ। ओके, फिर आपका मेघालय का क्रिएशन हुआ। 1987 में अगर देखें, अरुणाचल का क्रिएशन हुआ, फिर आपका मिजोरम का क्रिएशन हुआ। तो ऐसे डिफरेंट स्टेट को क्रिएट किया गया बेस्ड ऑन लैंग्वेज। बस ध्यान रखिएगा, स्टेट को सिर्फ बेस्ड ऑन लैंग्वेज भी, सिर्फ लैंग्वेज क्रिएट नहीं किया गया, बेस्ड ऑन एथनिसिटी भी किया गया। तो नागालैंड एथनिसिटी के बेस पे, ओके, फिर आपका मेघालय एथनिसिटी के बेस में क्रिएट किया गया, फिर डेवलपमेंट के बेस में भी क्रिएट किया गया, जैसे तेलंगाना को क्रिएट किया गया इन 2014, फिर उत्तराखंड को क्रिएट किया गया, फिर झारखंड को क्रिएट किया गया लगभग 2000 सन में क्रिएट किया गया था। व्हाट बेसिस, डेवलपमेंटल बेसिस में। ओके, ध्यान रखिएगा, चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये जो भी चीज़ें मैंने बताई अभी, ये चीज़ें प्रीलिम्स में आ सकती है, और ओवरऑल आपको मेंस में जब लिखेंगे लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में,
कि जो डर था कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, आपका डिवीजन क्रिएट करेगा, वैसा नहीं हुआ। उल्टा क्या है, देश की जो यूनिटी थी, इंटीग्रिटी थी, वो और स्ट्रेंथन हो गई। तो इसीलिए एक इससे क्या पता चलता है कि हमारे देश में जो डाइवर्सिटी है उसको रिकॉग्नाइज करने से ही देश क्या है, यूनाइटेड रहेगा। ओके, डिफरेंट रीजन का जो आपके ग्रीवेंसेस है उसको टेकल करना पड़ेगा डेमोक्रेटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है गोइंग साउथ। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है आपके ध्यान रखिएगा, बांडुंग से पहले जाते हैं थोड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ 1945 में। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल में जो पावर है उसका रीअलाइनमेंट हुआ। इंग्लैंड जो पुरानी पावर थी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया उनका पावर। डिफरेंट जो कॉलोनीज थी वो आज़ाद होने लगी, वो चाहे आपके साउथ अमेरिका में हो या फिर अफ्रीका में हो या फिर एशिया में हो। तो अभी ये जो सब नेशन इंडिपेंडेंट हुए, इन्हीं को एक साथ में क्या कहा गया, थर्ड वर्ल्ड नेशन। क्योंकि 1945 के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। क्योंकि 1945 के बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दो सुपर पावर उभर के आए, एक आपका यूएसए और दूसरा यूएसएसआर, जो आज रशिया के नाम से जाना जाता है। तो ये जो दो सुपर पावर थी ये पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करना चाहती थी। यूएसए बाय लिबरल डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड कैपिटलिज्म, यूएसएसआर थ्रू कम्युनिस्टिक पॉलिटिकल मॉडल एंड सोशलिस्टिक इकोनॉमिक मॉडल। तो उसी मतलब जो आपका कंपटीशन था उसमें ट्रैप ना हो और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ले थर्ड वर्ल्ड नेशन, इसके लिए इन्होंने बंडुंग कॉन्फ्रेंस किया था 1955 में इंडोनेशिया में। तो तब इनका जो रुख था थर्ड वर्ल्ड कंट्री का, जिनको आज के समय पे ग्लोबल साउथ कहा जाता है। तो ग्लोबल साउथ क्या है, कंपैरेटिवली एक नया टर्म है देन दी थर्ड वर्ल्ड नेशन। तो जो थर्ड वर्ल्ड नेशन थे, जो बांडुंग कॉन्फ्रेंस किया 1955 में, फिर नाम का सर्ज हुआ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन 1961। तो उसके बाद क्या किया इन्होंने, ये जो मूवमेंट था बांडुंग कॉन्फ्रेंस या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल था, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल था कि अलाइन नहीं होना है, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता था। उस समय जो कोल्ड वार थी उससे कैसे निपटा जा सकता है, उसमें कैसे इन्वॉल्व नहीं हुआ जा सकता है, उसमें ज़्यादा ध्यान दिया। लेकिन आज के समय पे अगर देखें तो जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थी या फिर जो बंडुंग कॉन्फ्रेंस की जो नेशंस थी, थर्ड वर्ल्ड नेशंस, वो आज के समय पे क्या कर रही है, ज़्यादा आइडियोलॉजिकल ना होते हुए ज़्यादा प्रैग्मेटिक, ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रही है कि हमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ही प्रोटेक्ट करना है हमारे देश का। हम अगर ज़्यादा आइडियोलॉजिकल रहे, डिफरेंट नेशन से अलाइन ना करें, तो हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट फुलफिल नहीं होता है। तो इसीलिए क्या किया, जो थर्ड वर्ल्ड नेशन है इन्होंने डिफरेंट तरीके से अलाइन करना चालू किया। जैसे ब्रिक्स में अलाइंड हुए डिफरेंट नेशन, G20 में अलाइंड हुए। तो वही चीज़ें इसमें बताई गई है कि आइडियोलॉजिकल शिफ्ट देखा गया है, आइडियोलॉजी से उभरते हुए प्रैग्मेटिक चीज़ें जैसे इकोनॉमी, सिक्योरिटी, इन सभी चीज़ों में ध्यान दिया जा रहा है। ओके, इन फ्यूचर क्वेश्चन बन सकता है, क्या नाम ने अपना रेलेवेंस खो दिया है। ओके, कैसे ये आइडियोलॉजिकली शिफ्ट करके प्रैग्मेटिक पॉलिसीज ले रहे हैं। तो वैसे क्वेश्चन जब पूछा जाए तो आपको मेंशन करना होगा। जैसे अभी इंडिया एक नॉन अलाइंड कंट्री रहा है, तो अभी क्वाड में ये क्या कर रहा है, यूएसए के साथ अलाइंड हो रहा है। फिर एससीओ है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या है आपका, इंडिया है, इंक्लूडिंग रशिया भी है। तो कैसे हम क्या कर रहे हैं, मल्टी मल्टी अलाइनमेंट कर रहे हैं, ताकि अपना जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट है, उसको पूरा कर सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाकी कैसे चीज़ें लिंक्ड है विथ डिफरेंट जीएस पेपर, वो इसमें देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा मेंस के लिए क्या आएगा, मैंने बताया फ्री के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसके डेट जो है, इसके जो ईयर है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, थर्ड वर्ल्ड का मीनिंग क्या है, ग्लोबल साउथ क्या रेफर करता है, वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगेन एक ग्रीन टॉपिक है कि आपकी ग्रोइंग डिसऑनेस्टी इन द सिविल सर्विसेज। तो जो सिविल सर्विसेज है इसमें हमेशा ही एक आपका करप्शन का कंसेप्ट कंसर्न, फिर आपका रेड टेपिज्म का कंसर्न हमेशा से रहा है, और ये अभी के समय क्या है और बढ़ता दिखाई दे रहा है, जबकि बहुत सारी रिफॉर्म ली गई है। तो ग्रोइंग डिसऑनेस्टी इन दी सिविल सर्विसेज, और उसमें भी ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा जो ग्रोइंग प्रॉब्लम है वो क्या है, इंस्टेंसेस ऑफ यंग ब्यूरोक्रेट्स इंडल्जिंग इन करप्ट प्रैक्टिसेस। तो जो नए ब्यूरोक्रेट्स है जो अभी ज्वाइन किए हैं सर्विसेज को, एक दो साल भी ठीक से नहीं हुआ है, उनके अंदर करप्शन की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इससे अभी क्या है, जो आपका सिविल सर्विसेज को एक स्टील फ्रेम माना जाता है,
कि जो फ्रेम क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करेगा, देश को वेलफेयर स्टेट बनाएगा, पॉलिसीज़ को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा। तो उसमें क्या है, अभी आप देख सकते हैं कि टेंशन आ गई है और गुड गवर्नेंस की जगह बैड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस की जगह अनएथिकल गवर्नेंस देखा जा रहा है। तो करप्शन अ ग्रीन पिक्चर। तो ध्यान रखिएगा ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पेपर 4 एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एथिक्स इन सिविल सर्विसेज जो है उसमें इंपॉर्टेंट रह सकता है। अभी एथिक्स का पेपर को इंक्लूड ही किया गया है कि जो नए उभरते हुए सिविल सर्वेंट है उनके अंदर एथिकल जो प्रिंसिपल है वो डेवलप हो और वो करप्शन से दूर रहे। लेकिन अभी क्या देखा जा रहा है कि करप्शन बढ़ता नजर आ रहा है, जो क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसिपल है उसको इरोड कर रहा है। ध्यान रखिएगा। और इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, पहले करप्शन ऐसा होता था कि जो आपके यंग ब्यूरोक्रेट्स थे पास्ट के, वो सर्विस में आते ही करप्शन नहीं करते थे, बहुत समय के बाद सीनियर पोजीशन में जाने के बाद करप्शन करते थे। लेकिन अभी क्या है, जूनियर पोजीशन से ही करप्शन चालू हो गया है, क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं रहेगी। ओके, तो ध्यान रखिएगा इसमें स्टेट केडर जो डिफरेंट केडर्स में सर्व करते हैं वो क्या रहते हैं, पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं। ओके, और या फिर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर जो पावर में है या फिर जो आपके डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, माफिया है, उनके साथ भी एक अच्छा रिलेशन बना लेते हैं और वैसे मिलजुल के करप्शन करते हैं। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। राइजिंग करप्शन एमोंग यंग ऑफिसर्स। ओके, लैंड स्कैम हो, इलीगल नेक्सस हो विद कॉन्ट्रैक्टर्स माफियाज, ओके, फाइनेंशियल इम्प्रॉपर्टीज हो, ये सभी देखी गई है। और जो इंस्टीट्यूशंस है लाइक लबासना जो आपके आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग के लिए है, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी जो आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग के लिए है, तो ये इंस्टीट्यूट अभी इनइफेक्टिव साबित हो रही है। इनइफेक्टिवनेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग कि इतना आपका रोबस्ट ट्रेनिंग होने के बाद भी करप्शन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, तो इसमें रूट कॉजेस ऑफ एथिकल इरोजन। तो पॉलिटिकल कैप्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिकल कैप्चर हो रहा है, इसीलिए इंसेंटिव स्ट्रक्चर में डेफिशिट है कि जो ऑफिसर्स अच्छा काम करते हैं उनके लिए इंसेंटिव नहीं है, उनको इंसेंटिव की जगह ट्रांसफ़र किया जाता है बार बार। अशोक खेमका जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है वो वीक है। तो कोई अगर आपका ऑफिसर जूनियर ग्रेड का अगर कोई सिविल सर्वेंट है तो वो अगर विसल ब्लो करता है, ऑफिस के अंदर की करप्शन को बाहर निकालता है, तो उसका प्रोटेक्शन के लिए कुछ है ही नहीं, तो वही भी क्या करेगा, बाद में करप्शन ही करेगा। लैक ऑफ एथिकल लीडरशिप की कमी है, ऐसी कोई मॉडल नहीं है, सीनियर ऑफिसर बहुत कम है जो आपका एथिकल लीडरशिप का उदाहरण देते हो। फिर सोसाइटी में शिफ्ट देखा गया है कि हम वैल्यूज़ को ज़्यादा प्राधान्य नहीं देते हैं। हम प्राधान्य किसको देते हैं, वेल्थ को ज़्यादा प्राधान्य देते हैं, कंज्यूमरिज्म को ज़्यादा प्राधान्य देते हैं। राइजिंग मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म इज़ द रूट कॉज, ये बहुत मेन कॉज है, क्योंकि इतना आज के समय पे आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा प्रोडक्ट्स है, इतना ज़्यादा कंज्यूमरिज्म है, इतना ज़्यादा मटेरियलिज्म है, और लोग वेल्थ को ग्लोरीफाई भी करते हैं, वो चाहे एथिकली हो या अनएथिकली हो। इसीलिए लोग क्या करते हैं, इन एनी मीन्स wanted to accumulate lot and lot of wealth in any way by any means। ओके, तो इसीलिए क्या है, ये प्रॉब्लम देखी जा रही है और इसका पब्लिक ट्रस्ट इरोजन हो रहा है। पॉलिसी बेटर, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बेटर नहीं हो रहा है, करप्शन देखे जा रहे हैं इन स्कीम्स में। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव जो मोरल है वो भी डाउन है, रूल ऑफ लॉ आपका स्टेक पे है, तो ये सभी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड लुकिंग क्या हो सकता है, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी को बनाना ज़रूरी है, लर्निंग देना है, ओके, और बेटर लर्निंग देना है, स्टोरी टेलिंग सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा, सिविल सर्विसेज को का जो बोर्ड है उसको अथॉरिटी देना है कि जो ट्रांसफ़र है वो सिविल सर्विसेज बोर्ड हैंडल करे, ना कि इसमें पॉलिटिकल कंसिडरेशन हो। डिजिटल मॉनिटरिंग अर्थात ई गवर्नेंस को लाना ज़रूरी है। पब्लिक एंगेजमेंट करना ज़रूरी है, अकाउंटेबल ठहराना ज़रूरी है ऑफिसर्स को बिफोर पब्लिक, मेंटरशिप देना ज़रूरी है जूनियर ऑफिसर्स को, सोशल रिकॉग्निशन देना है ऑनेस्टी को। तो अभी ऑनेस्ट होने से क्या है, सोसाइटी रिकॉग्नाइज कम करती है। ओके, तो वो प्रॉब्लम है। तो ये सभी चीज़ें देखिएगा। तो ऑलमोस्ट समझा दिया टॉपिक को। ओके, प्रीलिम्स
के लिहाज से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर 2 एंड 4 में। इकोनॉमी में भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा कैसे अगर पॉलिसी में ही लीकेजेस है, करप्शन है बाय द ब्यूरोक्रेसी। ओके, तो वैसे लिंक हो सकता है। आगे देखते हैं, कंप्लीट जस्टिस, इन्वोकेशन ऑफ आर्टिकल 142 ओनली इन रेयर केसेस। तो जो आर्टिकल 142 का इन्वोकेशन हुआ हाल ही में बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस इन केस ऑफ पेंडेंसी ऑफ बिल बाय द गवर्नर इन तमिलनाडु, कि अभी जो पेंडिंग बिल था उनको पास कर दिया गया अंडर आर्टिकल 142, और इवन समय सीमा भी बांध दी गई 1 से 3 मंथ तक, मिनिमम 1 मंथ मैक्सिमम 3 मंथ। तो इसमें अभी ये जब आर्टिकल इस्तेमाल हुआ तो एग्जीक्यूटिव के तरीके से शार्प क्रिटिसिज्म आया, स्पेशली फ्रॉम द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट, कि ये न्यूक्लियर वेपन की तरह इस्तेमाल कर रही है बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो अभी इसमें क्या है, आपका ये आर्टिकल ये मेंशन करता है कि इसको रेयर केसेस में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये नॉर्म नहीं बनना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको नॉर्म बनने भी नहीं दिया है। पिछले आपके 75 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, इसको नॉर्म नहीं बनने दिया है अब तक। जहां आपका लेजिस्लेटिव वेकम, एग्जीक्यूटिव वेकम देखा गया है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन आपका साइलेंट है, वहां सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया है। ओके, तो इसीलिए ये आर्टिकल दर्शा रहा है कि 1579 केस में टर्म कंप्लीट जस्टिस का इस्तेमाल किया बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कितने बार इन्वोक किया है, इसको इस्तेमाल किया है 791 टाइम्स इन 791 केसेस, जहां पे क्या है, आपकी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रेकडाउन देखी गई है। ऐसा नहीं कि मन किया तो लगा दिया। अभी जो गवर्नर का डिले है स्टेट बिल के ऊपर, या फिर प्रेसिडेंट का जो रिजर्वेशन है, वो आपके पिछले 75 सालों में हम देख रहे हैं। तो इतने दिन तक ठीक नहीं किया तो फाइनली 142 का इन्वोकेशन हुआ है। ओके, तो वही सभी चीज़ें मेंशन की गई है। अब ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल इस बार मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। कई बार अब तक मैंने इसको कम से कम भी 20 दफ़े से ज़्यादा इसको कवर किया है। तो अभी आप सोचेंगे कि एक आर्टिकल को मैं बार बार क्यों कवर कर रहा हूँ, या फिर हमारा इंस्टीट्यूट बार बार क्यों कवर कर रहा है। जस्ट बिकॉज कि जो आर्टिकल बार बार न्यूज़ में आ रहा है, पूरा चांसेस है वो एग्जाम में आएगा, और उसी से क्या है, आपकी प्री और मेंस में इंटरव्यू में क्वेश्चन फॉर्म होगा। तो ये क्या करता है, आपको एक बहुत अच्छा मैप प्रोवाइड करता है। ओके, जैसे गूगल मैप के जरिए हम चीज़ों को ट्रेस कर सकते हैं, उसी तरह से आप न्यूज़पेपर के जरिए, रेगुलर रीडिंग के जरिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पूरी तरीके से कि क्या प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, क्या मेंस में पूछा जा सकता है। वही है करंट अफेयर्स। ओके, बाकी अभी आप ध्यान दीजिए, आर्टिकल 142 तो कोई करंट अफेयर्स नहीं, ये क्या है, आपका एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो 1950 से ही है। ओके, बाकी आर्टिकल 142 क्या कहता है, 32, 226, ये सभी चीज़ें प्री मेंस में पूछी जा सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है परमिट इजियर एक्सेस टू ओवर द काउंटर मेडिसिन। तो अभी हमारे देश में क्या है, ओवर द काउंटर मेडिसिन जो होता है उसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है बाय डिफरेंट लेजिस्लेशन। तो इस आर्टिकल में ये चीज़ें मेंशन की गई है कि ओवर द काउंटर मेडिसिन जो है उसमें जो रेस्ट्रिक्शन है वो बहुत दूर जस्टिफाई है, कि जो मेडिसिन है उसका आपका प्रेस्क्राइब तरीके से ही मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर मेडिसिन में प्रेस्क्रिप्शन ज़रूरी हो। ऐसे बहुत सारे आपके नॉर्मल मेडिसिन है जो एक इंसान क्या कर सकता है, आपके फार्मेसी से सीधा खरीद सकता है, या फिर जो डिफरेंट रीजन में आपके जैसे विलेज एरिया में अभी ग्रोसरी शॉप, किराने का शॉप या फिर राशन का शॉप हर जगह हर गांव में अवेलेबल है, तो वो भी क्या कर सकता है, आपका इस मेडिसिन को बेच सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है कि आपके मेडिसिन जो है वो फार्मेसी के अलावा अलग जगह नहीं बिक सकती है, किराने के शॉप में हो या फिर कोई आपके मल्टी जो शॉपिंग मॉल है उसमें नहीं बिक सकती है, ऐसा आप हमारा रेगुलेशन कहता है। लेकिन आप अगर अलग देश देखें तो ध्यान दीजिएगा, यूएसए, यूके, जापान, तो इसमें डिफरेंट मेडिसिन को कैटेगराइज किया गया है। जैसे जापान में 1 to 3 कैटेगरी है, तो 1 और 2 की जो कैटेगरी है वो सिर्फ फार्मेसी में मिलेगी, वो थोड़ी हाई रिस्क मेडिसिन है जिसको बिना प्रेस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के सजेशन के नहीं खाया जा सकता है। लेकिन जो कैटेगरी 3 की मेडिसिन है वो अवेलेबल है
कैटेगरी 3 वाइडली अवेलेबल विदाउट फार्मासिस्ट प्रेजेंस, फार्मासिस्ट हो या ना हो, या फिर डिफरेंट आपके वेंडिंग मशीन में हो, सुपरमार्केट में भी अवेलेबल है इन यूएसए। तो अब अभी हमारे देश में भी ये लिस्टिंग करना ज़रूरी है कि जैसे एंटीबायोटिक हो गया या पेन किलर्स हो गई, वो अवेलेबल नहीं करना है मार्केट में, उसको फार्मेसी ही बिकेगी, बेच सकेंगे, या फिर कोई फार्मासिस्ट ही उसको बेचेगा बेस्ड ऑन प्रेस्क्रिप्शन। लेकिन बाकी जो मेडिसिन है, ओके, कोई एसिडिटी का मेडिसिन हो गया, या फिर कोई आपके डाइजेस्टिव इश्यूज को लेके मेडिसिन हो गए, या फिर कोई विटामिन का मेडिसिन हो गया, उसको इजीली बेच सकना चाहिए बाय दी डिफरेंट शॉप्स। ये अलाउ किया जाना चाहिए ताकि हमारे देश में जो इनएक्सेसिबल है मेडिसिन, वो एक्सेसिबल बनाया जा सके। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो अभी जो दूर दराज के एरिया है, 6 लाख विलेजेस है इंडिया में, ओके। तो 6 लाख विलेज अगर है तो उस विलेज में, हर विलेज में तो फार्मेसी या फिर दवाखाना नहीं हो सकता है, या फिर होगा तो भी दवा अवेलेबल नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो आपकी सिंपल मेडिसिन है, दैट शुड बी अवेलेबल एनीवेयर इन इंडिया, एक्सेप्ट जो आपकी स्ट्रिक्ट मेडिसिन है, जैसे एंटीबायोटिक, पेन किलर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, ये कवर इसीलिए कर रहा हूँ, प्रीलिम्स में तो नहीं पूछा जाएगा, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। द आर्क ऑफ द आर्क ऑफ मॉरल यूनिवर्स इज लॉन्ग बट बेंड टुवर्ड्स जस्टिस। ये बात कही गई थी बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब ने। तो ये अभी क्या है जो कोटेशन है, ये आपके मेंस में, जीएस पेपर 4 में, एथिक्स में पूछा जा सकता है, ऐसे में भी पूछा जा सकता है कि जो आपके सोसाइटी में इतनी ज़्यादा इनजस्टिस है, वो जो आपका इमोरलिटी है, उसको एक बहुत लंबा हो सकता है, वो लंबा चल सकता है, लेकिन एक समय के बाद उसको बेंड होना है टुवर्ड जस्टिस। इसलिए कहा गया है द आर्क ऑफ मॉरल यूनिवर्स मे बी लॉन्ग बट बेंड टुवर्ड जस्टिस। समझ लीजिए बहुत ज़्यादा इनजस्टिस है, तो ये बढ़ रहा है इनजस्टिस, ओके, और बढ़ते बढ़ते पीक पे चला गया, बाद में ये एक समय पे आके जस्टिस में उतरेगा ही। यही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं एससी के अगेंस्ट जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी, नो डाउट एक समय पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता था, तो बहुत ज़्यादा इनजस्टिस है सोसाइटी में, टॉर्चर करना, ओके, ह्यूमिलिएट करना, उनके हाथ से पानी ना पीना, उनको पानी ना पीने देना पब्लिक प्लेस में, ओके, या फिर पब्लिक प्लेस में गैदर ना होने देना, ओके, या सिनेमा हॉल में सिनेमा ना देखने देना, स्कूल में ना पढ़ने देना। तो ये चलते आ रहा था, लेकिन आज के समय पे आप देख सकते हैं 1950s के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी के बाद, तो बहुत सारी प्रोविजंस रखी गई, जैसे आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 इक्वल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्लूडिंग रिजर्वेशन, देन आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये सभी चीज़ें क्या दर्शा रही है कि इनजस्टिस हो सकता है एक सोसाइटी में, ओके, और सोसाइटी का मॉरल भी डाउन रह सकता है टुवर्ड्स इनजस्टिस, लेकिन एक समय के बाद क्या है, ये आर्क बेंड होगा ही होगा टुवर्ड जस्टिस। तो ऐसे आप डिफरेंट केसेस देखेंगे। इन केस ऑफ यूएसए, एक समय पे ब्लैक जो पॉपुलेशन थी उनको इक्वल राइट्स नहीं दिया जाता था, लेकिन आपके क्या हुआ, जब 60s के बाद सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ यूएसए में, उसके बाद अभी दी जाती है, राइट्स अवेलेबल है, ओके। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई। नेक्स्ट, अभी मैं थोड़ा और छोटा करते जाऊंगा, लंबा हो रहा है। रीचिंग रियल इक्विलिब्रियम पॉलिसी रेट्स, तो इसमें यही बात कही गई है कि जो आपका मॉनिटरी पॉलिसी कौन बनाती है, आरबीआई। तो मॉनिटरी पॉलिसी क्या करती है, देश में जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना और ग्रोथ को अचीव करना, ये मॉनिटरी पॉलिसी का काम होता है। और इसको संभालती कैसे है, थ्रू रेपो रेट। जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है वो पॉलिसी रेट डिसाइड करती है। तो अगर पॉलिसी रेट बढ़ा दिया तो मार्केट में पैसे अवेलेबल नहीं होंगे, लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं होगी टू काउंटर इन्फ्लेशन। और जब इन्फ्लेशन काउंटर हो गया तो उसके बाद क्या है, रेपो रेट को घटाया जाएगा ताकि क्या किया जा सके, ग्रोथ को लाई जा सके, लोन को चीपली अवेलेबल करवाया जा सके, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किया जा सके। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने 2 बार रेट कट किया, आपके 2 बार में 0.25 बेसिस में 25 बेसिस पॉइंट से किया है। तो टोटल 50 बेसिस पॉइंट अब तक कम किया है।
ओके, तो अभी इसमें यही चीज़ें मेंशन की गई है कि आरबीआई को और कैलिब्रेटेड तरीके से चीज़ों को हैंडल करना होगा। ओके, कि बहुत लेट नहीं करना है, और ग्लोबल जो ट्रेंड है उसको देखते हुए, फिर इंडिया में जो ट्रेंड है उसको देखते हुए पॉलिसी रेट्स को और फर्दर कट करना है। तो यही सभी चीज़ें मेंशन की गई है। बाकी प्रीलिम्स में आपके एमपीसी के बारे में पूछा जा सकता है, एमपीसी का क्या असर होता है आपके इन्फ्लेशन एज वेल एज ग्रोथ में, वो पूछा जा सकता है। 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स। तो इसमें अभी क्या कहा गया है कि एक स्टेप अगर आगे बढ़ाए तो 2 स्टेप खुद ही आगे बढ़ जाता है। तो ये आर्टिकल स्पेशली इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहा है। तो अभी इंश्योरेंस क्या होता है, हमें अश्योर करता है फ्यूचर के कोई भी डैमेज को लेके। तो इंश्योरेंस 2 टाइप के होते हैं, एक आपका जनरल इंश्योरेंस, जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया, घर का इंश्योरेंस हो गया, दुकान का इंश्योरेंस हो गया, और एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, जो लाइफ का इंश्योरेंस होता है कि जीने मरने का, और इसी के साथ आप हेल्थ का इंश्योरेंस भी देख सकते हैं। तो आज के समय अगर आप देखें तो जो जनरल इंश्योरेंस हो या फिर आपके हेल्थ का इंश्योरेंस हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस हो, इसमें बहुत आपका पेनिट्रेशन जो है बहुत कम है, सोसाइटी बहुत कम इंश्योर्ड है, और सोसाइटी में वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है। तो इसीलिए क्या किया जा रहा है, इसमें एक नई बिल पेश की जा रही है बाय द गवर्नमेंट, ताकि 2047 तक, जब तक हम विकसित भारत बनेंगे तब तक हमारा जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो इंश्योरेंस के अंदर कवर हो जाना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर कोई भी वल्नरेबिलिटी आए तो उसमें पीपल ज़्यादा ससेप्टेबल ना हो और उस वल्नरेबल पोजीशन को टैकल कर सके बाय इंश्योरेंस। तो वही चीज़ें मेंशन की गई है। तो अभी इसीलिए क्या है, ज़रूरी है कि इंश्योरेंस को एक्सेसिबल बनाना, इंश्योरेंस को पेनिट्रेट करवाना, दूर दराज जो गांव है उधर अवेयरनेस क्रिएट करना, और जो पॉलिसीज़ है उसका रेट को भी डिसाइड करना, पॉलिसी का जो आपका प्रीमियम हो उसको आपका हल्का करना, ओके, ताकि सभी ले सके। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, डिटेनिंग नॉन सिटीजन्स एंड द रूल ऑफ लॉ। तो ये आर्टिकल स्पेशली बात कर रहा है आसाम में जो इमिग्रेशन हुआ है, उनको जो डिटेन किया गया है, ओके, वो चाहे आपके एनआरसी के बाद जो आपके निकल के आए, जो जिनका सिटीजनशिप प्रूव नहीं हुआ, वैसे लोगों को डिटेन करना हो, या फिर जो एनआरसी से पहले डिटेन हुए हो, तो इनको क्या है बहुत लंबे समय से डिटेंशन कैंप में रखा जा रहा है, जो क्या है रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ें दर्शाई है कि जो डिटेन्ड है, जो प्रूव हो गया है कि फॉरेनर है, तो एक काम करो, उनको डिपोर्ट करो जिस देश से आए हैं उधर, और नहीं कर सकते हो तो उनका जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है उसको वायलेट मत करो, आर्टिकल 21। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल बात करता है कि जो आपके इमिग्रेंट्स होते हैं उनके भी आपके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी होता है, उनका लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, उनको भी हम इनह्यूमन तरीके से ब्लॉक नहीं करके रख सकते हैं, उसका रास्ता निकालना ज़रूरी है, बीच में उनको अटका नहीं सकते हैं। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है रूल ऑफ लॉ के तहत। ओके, ये रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, आर्टिकल 21 के खिलाफ है। ओके, आर्टिकल 22 के भी खिलाफ है कि आप किसी को प्रिवेंट कर सकते हो अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन उसको 12 महीने के बाद तो उसके ऊपर सुनवाई होनी ज़रूरी है, कंक्लूजन आना ज़रूरी है। बाकी डिटेन कौन से एक्ट में किया गया है, फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1980, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अमेंडमेंट के बाद जो एनआरसी आया, एनआरसी में जो आपके लोगों का सिटीजनशिप प्रूफ नहीं हुआ, तो वैसे लोगों को डिटेन किया गया है, जो वायलेट कर रहा है आर्टिकल 21 को। तो अगर डिपोर्ट किया जा सकता है तो डिपोर्ट कर देना चाहिए, और अगर नहीं किया जा सकता है तो जेल में रखने का कोई मतलब नहीं है, वही चीज़ें इसमें कही गई है। चलिए आगे देखते हैं। बाकी ये जो भी आर्टिकल है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, और जो इलीगल इमिग्रेशन का इशू है वो एग्जाम में बन सकता है, स्पेशली एपीएससी में इंक्लूडिंग यूपीएससी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है डब्ल्यूटीओ यूएस क्वेरीज इंडिया पीएलआई स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील। तो अभी इंडिया क्या करता है, आपका हम नेट स्टील इंपोर्टर है, तो स्टील की खपत देश में बहुत ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस भी करते हैं, लेकिन हमारे देश का जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो इसीलिए अभी क्या है, इस स्टील में भी डिफरेंट क्वालिटीज़ होती है, तो इसमें भी जो स्पेशलिटी वाला स्टील है जिसको आपके डिफेंस में स्पेस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है, ओके, तो उसका उसके प्रोडक्शन के लिए पीएलआई दिया जा रहा है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। और ध्यान रखिएगा, ऐसे जो देश में इंसेंटिव दिए जाते हैं ये क्या होता है, डब्ल्यूटीओ के नॉर्म के खिलाफ हो जाता है।
तो इसलिए यूएसए क्वेरी कर रहा है डब्ल्यूटीओ में कि इंडिया कैसे आपका ट्रेड डिस्टॉर्टिव पीएलआई दे रहा है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दे रहा है। तो इसमें इंडिया का रिप्लाई है कि इंडिया को अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि जो स्पेशल स्टील है वो आप स्ट्रेटेजिक सेक्टर में हमारा देश इस्तेमाल करेगा, तो अभी इसीलिए क्या है, हमें इसमें इंसेंटिव देना है ताकि नेशनल सिक्योरिटी को हम प्रोटेक्ट कर सके। तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट है जो काफ़ी हद तक जस्टिफाइड है। तो यही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। एंड थैंकफुल कि इसमें एक होप दिखी गई है कि डब्ल्यूटीओ में भी कुछ डिस्कस हो रहा है, नहीं तो सब चीज़ें यूनिलैटरली ही की जा रही है हाल के समय पे। ओके, तो ये आज का लास्ट आर्टिकल था। इसी के साथ हमारा जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए अलविदा।